संघर्ष अंतर्द्वंद संघर्ष या अंतर्द्वंद या संघर्ष का संबंध व्यक्ति के चेतन मन से होता है। अंतर्द्वंद के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग लूरिया ने किया था और अंतर्द्वंद में व्यक्ति के समक्ष दो परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसमें से किसी एक का चयन किया जाता है। ऐसे में उसके दिमाग में अंतर्द्वंद और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है जो बार बार उसको प्रताड़ित करती है। बोरिंग और लैंगफील्ड ओबेल्ट के अनुसार अंतर्द्वंद की व्यवस्था में दो विरोधी प्रेरणा उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी एक साथ पूर्ति संभव नहीं हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति का चयन रेलवे में अफसर या तथा कॉलेज में व्याख्याता पद पर हो जाता है तो उस व्यक्ति के मन में संघर्ष और द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, मुझे कौन सी नौकरी को चुनना है। अगला है संघर्ष के प्रकार। कुड के अनुसार अंतर्द्वंद तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक उपागम संघर्ष है। दो धनात्मक समान लक्ष्यों के मध्य उत्पन्न संघर्ष अथवा दो प्रिय वस्तुओं में से एक का चुनाव करना ही उपागम संघर्ष कराता है। जैसे किसी व्यक्ति की राजस्थान पुलिस एवं क्लर्क नौकरी एक साथ लगना और उसमें इनमें से किसी को एक को चुनना। किसी व्यक्ति का रिश्ता एक तरफ बहुत सुंदर युवती से तथा दूसरी तरफ एक कम सुंदर किंतु सरकारी नौकरी में चयनित युवती, दोनों में से किसी का एक चयन करना। एक लड़का जिसे अपने माँ बाप तथा परिवार में बहुत स्नेह है और वह उनसे अलग अलग रहकर नहीं की जा सकती है, परंतु दूसरी ओर एक दूसरी जाति वाली युवती से शादी भी करना चाहता है और तो उसके बिना भी नहीं रह सकता, जबकि उसके घर परिवार वाले लड़के इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। अब संघर्ष यहाँ उत्पन्न होता है कि शादी करें या माँ बाप के स्नेह या ध्यान रखें। एक ही दिन एक ही समय में दो परीक्षाएं देनी है। अब कौन सी परीक्षा दें, कौन सी परीक्षा ना दें, इनमें से किसी का चुनाव एक का चुनाव करना है। दूसरा है परिहार संघर्ष है। दो ऋणात्मक असमान लक्ष्यों के मध्य चुनाव को लेकर उत्पन्न संघर्ष को परिहार या परिहार संघर्ष कहते हैं। जैसे इधर गिरूं तो कुआं, उधर गिरूं तो खाई। दांत के सड़ जाने पर डॉक्टर के इंजेक्शन से बचना, तो दांत के सड़ जाने पर डर, दोनों में से एक का चयन। एक बालक की गणित में अरुचि होने के कारण गणित को इच्छित विषय के रूप में लेने की इच्छा नहीं, परंतु माता पिता उसे इंजीनियरिंग कोर्स में भी भेजने की इच्छा रखने के कारण उसे गणित दिलाना चाहते हैं और अब बालक अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्हें नाराज नहीं करना चाहते हैं। अब स्थिति ऐसी आती है कि वह कौन सी इच्छा का परिहार करे और गणित न लेने की इच्छा का त्याग या माता पिता की खुश रखने का त्याग करे। तीसरा है उपागम परिहार संघर्ष। जब कोई संघर्ष धनात्मक एवं ऋणात्मक के मध्य हो तो उपागम परिहार संघर्ष कहते हैं। एक छात्र नौकरी तो लगना चाहता है लेकिन मेहनत से बनना चाहता है। एक व्यक्ति नई मोटरसाइकिल तो खरीदता है चाहता है परंतु उसका मासिक भुगतान नहीं देना चाहता। एक व्यक्ति इसलिए पतला होना चाहता है कि उसके बावजूद कम भोजन भी नहीं करना चाहता है। एक युवक विवाह करना चाहता है किंतु विवाह के बाद की जिम्मेदारियां वह डरता है। क्रू के अनुसार संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं। फ्राइड के अनुसार इदम अहम और परम अहम इसके मध्य सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। डगलस एवं हॉल के अनुसार द्वंद्व या पीड़ादायक संवेगात्मक दृष्टि को कहते हैं जो विरोधी और प्रतिवादात्मक इच्छाओं के मध्य तनाव से उत्पन्न होती है। संघर्ष निवारण परिवार और विद्यालय का वातावरण उत्तम हो और विद्यार्थियों को असंतोषजनक स्थितियों का सामना करने एवं उससे उचित समायोजन करने का प्रशिक्षण दिया जाए। बालकों को स्वयं के मामलों में निर्णय लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। चौथा है भगनासा कुंठा। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब प्राणी असफल हो जाता है तो वह अपने आप में विश्वास खो बैठता है, निराश हो जाता है। इसी निराशा की स्थिति को भगनासा या कुंठा कहते हैं। जेम्स टेबर के अनुसार किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाना ही कुंठा है। कोलस्निक के अनुसार भगनासा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जैसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। कोट के अनुसार किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में उत्पन्न संवेगात्मक तनाव भगनासा है। मोर्स एवं बिंगो के अनुसार भगनासा में व्यक्ति निम्न प्रकार का व्यवहार करता है। नंबर 1 है आत्मसमर्पण करना, दूसरा है आक्रामक बनना और तीसरा किसी रोग से ग्रस्त होने पर बहाना बनाना और चौथा है कुछ समय के लिए एकांतवासी हो जाना। भगनासा के प्रकार। बाहरी भगनासा। इस भगनासा में कोई बाधा व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। उदाहरण भौतिक बाधाओं, नियमों
कानूनों, दूसरों के अधिकारों या इच्छाओं के परिणाम को हम बाहरी भगनाशा के नाम से जानते हैं। आंतरिक भगनाशा उस बाधा के परिणामस्वरूप होती है जो स्वयं व्यक्ति के अंदर होती है। जैसे भय व्यक्ति को अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण, किसी बच्चे का बार बार कंपटीशन एग्जाम देना और हर बार 2 अंक या 1 अंक से पीछे रह जाना या असफल हो जाना या परिस्थिति बालक में आंतरिक भगनाशा उत्पन्न कर देती है। पाँचवा है दुश्चिंता। दुश्चिंता की फ्रायड के अनुसार किसी व्यक्ति की अतिरिक्त इच्छाएं स्वतः ही अचेतन मन में चली जाती है तो फिर तो चेतन मन में अब आने का प्रयास करती है। चेतन और चेतन मन में के मध्य इसी संघर्षमय स्थिति को इन्होंने दुश्चिंता कहा है। मनोविज्ञान में दुश्चिंता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया था। कोलमैन के अनुसार भय और आशंका की सामान्यीकृत अनुभूति ही दुश्चिंता है। दुश्चिंता को सी डी स्पाइलबर्गर ने 2 भागों में व्यक्त किया है। नंबर 1 है शीलगुण है दुश्चिंता। इस प्रकार की दुश्चिंता सभी मनुष्यों में कुछ मात्रा में अवश्य पाई जाती है। एक प्रकार की सामान्य दुश्चिंता है जो व्यक्ति में स्थायी रूप से निवास करती है। दूसरा है विशिष्ट दुश्चिंता। यह दुश्चिंता विशिष्ट परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। इसकी तीव्रता परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर बदलती रहती है। उदाहरण, आकाश को हमेशा से ही RAS बनने की इच्छा थी। उसने RAS बनने के लिए काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन अब अधिक आयु होने के जाने के कारण वह RAS नहीं बन सका। काफ़ी समय वह इस संदर्भ में रहा कि मेरा सपना पूरा नहीं होगा। फिर उसने इस बात को भुलाने की अचेतन मन की कोशिश की और वह भूल गया। जब वह 50 वर्ष की आयु का हुआ तब उसका बचपन का मित्र उससे मिला तो कि RAS था, जो अचानक उसका सपना सामने आया और इस समय उसके सामने यह परिस्थिति दुश्चिंता थी। अगला है छठवां है दबाव। दबाव प्रायः प्रतियोगिता के कारण होता है। आशंका, भय आदि दबाव को बढ़ाने में मदद करते हैं। कई बार आत्मसम्मान को बचाने के लिए भी व्यक्ति दबाव महसूस करता है, अर्थात परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दबाव महसूस करते हैं। इस स्थिति को मनोवैज्ञानिक भाषा में दबाव कहते हैं। जब भारत एवं पाकिस्तान का मैच शुरू होता है तब सभी भारतीय मैच देखते रहते हैं। जब मैच की पूर्ण व्यवस्था समाप्त होने लगती है तभी सब भारतीयों को दबाव महसूस होने लग जाता है, क्योंकि 10 गेंद पर 40 रन बनाने का लक्ष्य रहता है। दूसरा है उदाहरण है जब दौड़ प्रतियोगिता होती है तब उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर दबाव बालक के मन में रहता है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में उसे सफलता प्राप्त करना है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करना पड़ती है। सातवां है अवसाद एक ऐसी मानसिक स्थिति या स्थायी मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को अकेलापन, उदासी, निराशा, आत्मविश्वास में कमी महसूस होती है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार अवसाद एक सामान्य बिंदु गंभीर मनोविकार है जो हमारे अंदर नकारात्मक विचारों और कृत्यों को उत्पन्न करता है। अवसाद लोगों को मरने जैसी स्थिति में पहुंचा सकता है, इसलिए इसे साइकोजेनिक डेथ कहते हैं। अवसाद के मुख्य कारण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, जैव रासायनिक असंतुलन आदि। इसके अलावा कुपोषण, बेरोजगारी की बीमारी, नशा अधिक महत्वाकांक्षी होना, कोई हादसा या प्रियजन से बिगड़ जाना, अप्रिय स्थितियों में लंबे समय तक रहने के कारण भी व्यक्ति अवसाद की समस्या से ग्रस्त हो जाता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को पौष्टिक आहार का सेवन, नियमित अच्छी नींद, योग एवं ध्यान, परिवार के साथ जुड़े रहना आदि उपाय करने चाहिए। अगला है कुसमायोजन के कारण। नंबर 1 है शारीरिक कारण, दूसरा है मानसिक कारण, तीसरा है पारिवारिक कारण, चौथा है सामाजिक कारण, पांचवा है भाषाई कारण, छठवां है सांस्कृतिक कारण, सातवां है क्षेत्रीय कारण, जातीय कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, रोजगार संबंधी कारण, वेशभूषा एवं पहनावा संबंधी कारण, रीति रिवाज एवं परंपराएं, बालक की स्वयं की महत्वाकांक्षाएं, बालक से समाज की अपेक्षाएं, बालक से परिवार की अपेक्षाएं। उदाहरण, भाषाई कारण, हम अपने देश से किसी अन्य देश में गए किंतु वहाँ की भाषा नहीं आती, वहाँ के लोगों को हमारी भाषा समझ नहीं आ रही है, हमें वहाँ के लोगों की भाषा समझ नहीं आ रही है, इस तरह उस देश में कुसमायित होंगे। कुसमायित व्यक्तित्व की विशेषताएं। कुसमायित व्यक्ति में भय, तनाव, धैर्य का अभाव होता है, किसी कारण से साहसी नहीं होते हैं। कुसमायित व्यक्ति में सृजनशीलता का अभाव पाया जाता है। कुसमायित व्यक्ति सम्यगत रूप से अस्थिर, एकांत प्रिय तथा नकारात्मक सोच पर रखने वाले होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। प्रेफरेंशन
एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिगम की सफलता में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। यदि बालकों को बेहतर तरीके से शिक्षित करना है तो उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इसकी वैज्ञानिक शुरुआत क्लिफोर्ड बियर्स द्वारा 1990 में की गई और या तथा 1908 में क्लिफोर्ड बियर्स ने सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञापन शब्द का प्रयोग किया प्रयोग किया अपनी पुस्तक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ में किया। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक आरोग्य के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मानसिक रोगों दोषों को दूर करना तथा मानसिक कार्य व्यवस्था का उचित संचालन करने से है। ऐसे व्यक्ति उन व्यक्तियों से अधिक स्वस्थ होते हैं जो सदैव मानसिक रोगों धनों और निराशा असमंजस विश्वासों की स्थिति में रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य से उसी अनुरूप संबंधित है जिस तरह शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान से शारीरिक स्वास्थ्य गिलफोर्ड बियर्स मानसिक रोगी थे। चिकित्सा एवं उपचार हेतु उन्होंने मानसिक अस्पताल खोला। हेरिंग हैडफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य पर संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण क्रिया है। क्रोनिकरों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य वायु विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण सामाजिक रूप से समायोजित आत्मसम्मान का ज्ञान, सामंजस्य की योजना और सहनशीलता, आत्मविश्वास एवं समय परफेक्टता, उत्तम आदतों व सामाजिक गुणों से युक्त निर्णय शक्ति व दृढ़ इच्छा शक्ति, परिस्थितियों के अनुसार बदलने की योग्यता, आत्म मूल्यांकन की क्षमता, जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारक नंबर 1 है आनुवंशिकता, दूसरा है समाज का प्रभाव, तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, चौथा है नकारात्मक दृष्टिकोण, पांचवा है पारिवारिक वातावरण, छठवां है शारीरिक स्वास्थ्य व स्नायु तंत्र, सातवां है माता पिता का पक्षपात व्यवहार और आठवां है विद्यार्थियों में भाषा संबंधी दोष व कमियाँ। ध्यान रहे कि 1908 में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना हुई थी। 1911 में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के लिए पहले संघ की स्थापना की गई। 1919 में अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय संघ नेशनल सोसाइटी का निर्माण किया गया जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय कमेटी में बदल गया। मानसिक स्वास्थ्य का संवेगात्मक वृद्धि पर अनुप्रयोग नंबर 1 है क्रोध पर नियंत्रण पाने हेतु बालकों को आत्मनियंत्रण का अभ्यास व प्रशिक्षण देना चाहिए। दूसरा है बालकों को प्रारंभ से ही अपनी भावनाओं तथा संवेगों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तीसरा, दूसरों के बारे में भी गलत भावनाएं उन पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। चौथा है अपने संवेगों को उचित समय पर उचित मात्रा में उचित रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बालकों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे अंतः संबंधों को बनाए रखकर अपने वातावरण से ठीक प्रकार से समायोजन करने में कुशल एवं प्रवीण हो सके। छठवां है समय समय पर उचित संवेगात्मक बुद्धि परीक्षणों जैसे बेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल MEIS मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापनी द्वारा बालकों के संवेगात्मक स्तर का मापन करते रहना चाहिए। अगला इसके बाद अगला टॉपिक है चौथा अध्याय।